नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे डायरी की, शायरी की, सीट की, ट्वीट की और बात करेंगे जमीनी सियासत के उस मायाजाल की जो डिजिटल दुनिया की चिड़िया की पीठ पर अपने विरोधियों के सियासी तोते उड़ाने का जतन कर रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं चौकीदार बनाम नामदार की उस लड़ाई की जिसमें जनता के मुद्दे और उनके सवालों की धार कुंद होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आवाज। 'छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के मैं भी चौकीदार अभियान को लेकर एक ट्वीट कर सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। सीएम ने बगैर किसी का नाम लिए ट्विटर पर लिखा, जिनकी मैडम का नाम नान घोटाले में आता, जिनके पुत्र ने खोल रखा हो विदेश में खाता, जिनका दामाद है कई दिनों से फरार, बताओ जरा कौन है वो ऐसा चौकीदार। इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। भूपेश का ट्वीट आया तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जवाबी ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा, गरीबों की जमीन पर कब्जा करते सीना तान, जेल से निकले जमानत पर लेकिन नहीं गया अभिमान, ऐसे बने हैं मुखिया प्रदेश के जो कर्जा लेकर खुश बैठे हैं, नाम बताओ उन नामदार का जो वादे बेचकर सोते हैं। चौकीदार बनाम नामदार की इस लड़ाई का जवाब सियासी मंच से भी देखने को मिला। ये अपने आप को सब चौकीदार बताते हैं। नरेंद्र मोदी चौकीदार, तड़ी पार अमित शाह चौकीदार, रमन सिंह भी चौकीदार, जिसके पत्नी का नाम नान घोटाले में हो, जिसके बेटे का खाता विदेश में हो और जिसका दामाद फरार हो, वो कैसे चौकीदार। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र का हिस्सा है। कोर्ट में जाने दो सब मामला, कोई भी मामला बेसिर पैर का है, बिना आधार के है, जाने तो दो। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ये सारे मामले जितने भी हैं दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। एक दिन पहले उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे, अब उनके निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे। उधर रमन सिंह ने भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि किन किन मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा गया। एक तरफ नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और रमन सिंह और उनकी पत्नी को भी इस मामले में उन्होंने घेरा। तो उसके साथ साथ बेटे अभिषेक सिंह को भी उन्होंने घेरा। पनामा पेपर लीक मामले में उनका जिक्र करते हुए उन्होंने अभिषेक सिंह पर भी निशाना साधा। यानी पूरे परिवार को भूपेश बघेल ने निशाने पर रखा और साथ ही यह भी कहा कि चौकीदार ऐसे हैं जिनके होते हुए चोरी हो गई। उधर रमन सिंह ने भी निशाना साधा है, पलटवार किया है और जमीन कब्जाने के आरोप जो लगे थे उसको एक बार फिर याद दिलाया। तो साथ ही ये भी याद दिलाया कि जमानत पर है, अब जमानत पर दोनों तरह आला कमान पर भी और मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश शर्मा बीजेपी की तरफ से, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा गंगेश जी से। गंगेश जी, लोकसभा चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव देश का, और इस चुनाव में कितनी गंभीरता होनी चाहिए या कितनी गंभीरता दिखनी चाहिए, इससे इतर अब ये पर्सनल अटैक की सियासत ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह की सियासत अभी दिख रही है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ भूपेश बघेल जी लगातार ट्विटर में वार कर रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअली पिछले 2 साल से चल रही है। ये नान घोटाले का जिक्र जो आ रहा है अभी, ये नान घोटाले का मामला लगभग 2 साल पुराना है। भूपेश बघेल जी लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और आक्रामक रहे। अब वो मुद्दा फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में उछल कर आया है। इसी तरह केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो मोदी जी ने भी चौकीदार वाला जो मामला था उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और सारे लोगों को चौकीदार बनाया, भाजपा के लोगों को चौकीदार लिखने पे कहा। तो उसके जवाब में कांग्रेसियों ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से राजनीति तो चल रही है और चूंकि अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं, मतदान शुरू मतलब प्रचार तो एकदम तेजी से चल रहा है और मतदान करीब है, तो इस तरह के घात प्रतिघात चलते ही रहेंगे। ये चुनावी मसला है। गंगेश सर, मेरा आपसे एक और सवाल है। पिछले कुछ ट्वीट्स को अगर हम देखें, 5-10 ट्वीट्स को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, उसमें अमूमन वो जिस कॉमन फैक्टर को लेकर निशाना साध रहे हैं वो है चौकीदार।
क्या ये एक शब्द या बीजेपी का अभियान, मैं भी चौकीदार अभियान, इससे कांग्रेस को कुछ नुकसान दिख रहा है क्या, या दरअसल ये कुछ चुनौतीपूर्ण है क्या? इसी वजह से सारा जो निशाना है वो इस शब्द और इस अभियान पर ज्यादा दिख रहा है। देखिए, इसमें एक्चुअली ये चौकीदार शब्द भी एक बार एकदम निचले तबके से जुड़ा हुआ शब्द है। जिस तरह पिछली बार चाय वाला शब्द हिट हुआ था, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने अभियान खड़े किया था और उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी। चौकीदार शब्द भी इसी तरह निचले तबके से जुड़ा हुआ शब्द है। नरेंद्र मोदी ने फिर इसको पॉलिटिकल के रूप से एडवांटेज लेने के लिए मैं भी चौकीदार अभियान शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर कांग्रेस को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ आईना अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़ में, और सारे यहाँ के जितने कांग्रेस के लीडर्स हैं सबको आईना भेजा जा रहा है। तो ये बिल्कुल उसका इसी के विरोध में शुरू हुआ अभियान है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिखता है कि इसमें खतरा है। ठीक, मुकेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ये जो सियासी मुशायरा शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसमें एक सवाल ये बनता है कि जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपसे मेरा, दोनों सियासी दलों से मेरा मतलब है, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, और खासतौर पर बीजेपी चुनाव आते ही आप जनता से इमोशनली जुड़ने की कोशिश करते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। पिछली बार आपने चायवाला कहकर खुद को संबोधित कराया, अब की बार आप चौकीदार कह के खुद को संबोधित करा रहे हैं। आप बिल्कुल निचले तबके को टच करते हैं और उसके बाद सारे बड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं, ये एक आरोप लगता है। देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, और उसको हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भली भांति निभाया है, और नए भारत का आज जन्म हुआ है। नए भारत दिखता है लोगों को। आज सीमा सुरक्षित है, और अब कोई पड़ोसी देश आंख उठाकर भारत को देख नहीं सकता। उसको उसी लहजे में जवाब दिया जाता है, और सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है। और भारत के अंदर में आज अंतरिक्ष में यदि चौथी महाशक्ति भारत बनी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है, और उनके निर्णय क्षमता के कारण हुआ है। तो हमारा मुद्दा आज राष्ट्रवाद मुख्य मुद्दा है। जरूर छत्तीसगढ़ के अंदर में चूंकि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे विषयों को उठा के जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि यदि जनादेश आपको मिला है तो उसका सम्मान होना चाहिए, और जनादेश का सम्मान करते हुए जनता से जुड़े हुए मुद्दों के विषय में चर्चा होनी चाहिए। ठीक, मुकेश जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल और। सर, आपने कहा कि आज अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो राष्ट्रवाद है, और देश अब सुरक्षित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश दूसरी बार गुलाम कब हुआ, और क्या सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं थी और विकास नहीं हो रहा था? ये सारा फोकस राष्ट्रवाद पे करेंगे तो ये बिजली पानी सड़क कब पहुंचेगी? देखिए, बिजली छत्तीसगढ़ के अंदर में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। निश्चित रूप से जो भी छत्तीसगढ़ 15 साल पहले आया होगा और आज छत्तीसगढ़ में आता है तो पूरा तस्वीर बदला हुआ दिखेगा। छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, भरपूर विकास हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास की गति पकड़ी है, और छत्तीसगढ़ को एक नया पहचान पूरे देश के अंदर मिला है। तो हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, विकास के साथ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मुकेश जी, मेरा एक छोटा सवाल आपसे और भी है। सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ये बात कहकर एक सवाल पूछने का और मौका दे दिया है मुकेश जी ने। मुकेश जी, ये जो आपने कहा कि पीएम मोदी में निर्णय लेने की क्षमता है, तो ये निर्णय सिर्फ बाहरी जो सीमाएं हैं वहां तक सीमित क्यों है? ये जो अंदरूनी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की परेशानी है, पीएम तो तब भी मोदी थे, सीएम रमन सिंह थे, तो ये जो इच्छा शक्ति है ये नक्सलवाद के खिलाफ क्यों नहीं दिखी? देखिए, हर क्षेत्र के अंदर में दिखा है, और यहाँ पे नक्सलवाद के ऊपर में काबू हुआ है। नक्सलवाद कम हुआ है पहले की अपेक्षा में। नक्सलवाद शुरू कब हुआ था वो देखिए, नक्सलवाद कहां से आया। यदि बंगाल के अंदर में नक्सलवाद शुरू हुआ था तो वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। वहां से यदि आंध्र प्रदेश आया तो वहां कांग्रेस की सरकार थी। आज नक्सलवाद कम हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में। नक्सलवाद पे काबू भी हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। ठीक, मैं आता हूं मुकेश जी आपके पास। अब सुशील जी, सर, इत्तेफाक से लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुए, और ये इत्तेफाक भी क्या, ये तो हर 5 साल में होता है कि विधानसभा चुनाव पहले होते हैं, 3 महीने पहले, दिसंबर में नतीजे आते हैं। आपके पास सिर्फ 3 महीने का वक्त था।
आपने जो काम किए हैं और जिनका आप दावा करते हैं कि चुनावी पत्र के एक एक बिंदु पर हम काम कर रहे हैं, ये फोकस में वो चीजें क्यों नहीं है सर? फोकस में ये चीजें क्यों है? इसकी नान, उसका कोरमा, उनके अब्बा, उनकी अम्मा, ये क्या जरूरत है सर इनकी? देखिए, दरअसल हमारा तो मुख्य मुद्दा ही यही है कि हमने जो काम किया पिछले 3 महीने की सरकार में, जिस प्रकार से हमने कमिटमेंट के साथ जनता के वायदे पूरे किए, जो जिसको जनता ने देखा है, जिसके सुखद परिणाम जनता भोग रही है, निसंदेह सारे मुद्दों को तो हम लेके जा ही रहे हैं। जहां तक आज जो ट्वीट का सवाल है, जो आपने जो विषय है आज हमारे डिबेट का, दरअसल एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति छत्तीसगढ़ में बन गई है। छत्तीसगढ़ का हर वो नेता जिसके ऊपर झलकी कांड का आरोप है, जिसके ऊपर 36,000 करोड़ का नान घोटाले का आरोप है, जिसके दामाद आज की तारीख में टिल डेट तक फरार है, जिनके ऊपर में 55 करोड़ रुपए के डीकेएस अस्पताल के घोटाले का आरोप है, जिनके पुत्र के ऊपर में पनामा पेपर लीक में वर्जिन आइलैंड में जिनके खाते का जिक्र होता है, जिनके मूल निवास का पता है मां बिंदेश्वरी वार्ड कवर्धा, ऐसे लोग अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं, जिनके नाम पनामा पेपर, जिनके नाम नान घोटाले की डायरी में 100 से अधिक बार आए हैं जांच में कि डॉक्टर साहब कौन है, वो डॉक्टर साहब कौन है, वो सीएम मैडम जिनके नाम नान घोटाले के, ऐसे लोग यदि अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में खुद ला रहे हैं चौकीदार बता के, अपने आप को जनता का चौकीदार बता रहे हैं। जनता ने आपको चौकीदारी दिया था, अब 15 साल तक एकदम बेशर्मी पूर्वक, बेदर्दी पूर्वक विदेशी आताताइयों के समान आपने छत्तीसगढ़ को लूटा और खचोटा, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि भारत की सेना आज नहीं बनाई गई है, भारत की सेना वर्तमान सरकार ने नहीं बनाया। भारत की सेना देश की आजादी के बाद तिनका जोड़कर देश के लोगों ने अपने टैक्सेशन के पैसे देकर भारत की सेना को बनाया है, और हमें गर्व है कि आज हमारी भारत की सेना देश की दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आपने जिम्मेदारी लिया था कि किसानों का आप समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना देंगे। आपने जिम्मेदारी लिया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, उसकी बात क्यों नहीं करते? आपने बोला था कि नोटबंदी के नाम पे नोटबंदी करके आप काले धन के फ्लो को बाहर करेंगे। आज नोटबंदी की विफलता या सफलता के बारे में आप क्यों बात नहीं करते? आपने इसी छत्तीसगढ़ से लाल किला बनाकर घोषणा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ गए, हमारी सरकार बनेगी। आज आपके जाने के दिन आ गए हैं, कहां गए 15 लाख? लोग जानना चाहते हैं कि कहां गए अच्छे दिन। आज जो 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, वह सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों मिल रहा है? दुनिया। सुशील जी, मेरा आपसे एक सवाल और है सर। देखिए सर, आज से 3-4 महीने पहले तक जब हम डिबेट करते थे, तो ये जो तेवर या जो ये लाइनें रहती थी, वो समझ में आती थी बतौर विपक्ष कि कौन है जिसने पैसा खा लिया, कौन है वो जो डॉक्टर साहब से नाम मशहूर हो रहा है, कौन है जिसके खाते बाहर खुले हैं। अब दरअसल सर आप सरकार में हैं और अब आपको इसका जवाब ढूंढना है, जिम्मेदारी जनता ने आप पर दी है। तो क्या बेहतर ये नहीं रहेगा कि आप पहले जो आरोप आपके थे बतौर विपक्ष, सरकार में रहते जांच कराएं, दोषी अगर पाए जाएं तो उसके बाद आप कार्रवाई करें? ये सियासी आरोप प्रत्यारोप अब नहीं चल पाएंगे ना सर, आपकी भूमिका बदल गई है। नहीं, बिल्कुल आसिफ जी, मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूं, और मैं आपको संज्ञान में ला दूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, नान घोटाले की जांच का कमिटमेंट किया था, हमने नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित किया, और उसी जांच में सामने आ रहा है कि 100 से अधिक जगह डॉक्टर साहब का नाम आया है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम का नाम आया है, सीएम मैडम का नाम आया है। जिस नान घोटाले की डायरी के कुछ पन्नों के आधार पे कुछ लोगों का आपने एक मिनट आप बोले, मैं चुप रहा। जब आप बोलेंगे आपको अवसर मिलेगा। मुकेश जी, देखिए, तो 36,000 करोड़ के इस घोटाले की जांच का हमने कमिटमेंट किया था, हमने एसआईटी गठित की। हमने अंतागढ़ के मामले की जांच का कमिटमेंट किया था, हमने एसआईटी गठित किया। जांच चल रहा है, दोषी उसके सलाखों के पीछे जाएंगे, जनता से हमारा वादा है। डीकेएस अस्पताल में घोटाला चल रहा है, बार बार रमन सिंह जी बोलते हैं कि यह राजनीतिक षड्यंत्र। मैं बोलता हूं कि सबसे पहले तो आपने अपने दामाद को छूट दी। ऐसा क्या रिश्तेदारी निभाना जी कि वही एक ही आदमी सर्वे सर्वा बन गया? 55 करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया, जिसको दाऊ कल्याण सिंह इस छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दानवीर ने जिस अस्पताल के लिए जमीन दान दी थी, दुर्भाग्य से उसे भी डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने गिरवी रख दिया बैंक के पास में। इतना बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना करने के बाद कोई आदमी फरार है, और डॉक्टर रमन सिंह जी के अंदर ये साहस हो तो अपने दामाद को पुलिस के सामने ले। पुलिस ने उनको नोटिस जारी किया है। फिर वही बात आ गई, अब तो पुलिस आपकी सर, आप ढूंढ निकालिए और अपने तथ्यों को ढूंढ निकालिए सर। बिल्कुल, पुलिस खोज रही है बहुत जल्दी, आसिफ जी पुलिस खोज रही है बहुत जल्दी दोषी। मैं आता हूं सुशील जी आपके पास, और चूंकि बराबर मौका मिलना चाहिए। मुकेश जी, अब आप बोलिए सर। जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के जांच के विरोध में नहीं है। कांग्रेस जैसे ही कोई जांच बैठती है आप सबसे पहले कहते हैं बदलापुर की राजनीति है। मेहमानों की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट देख लीजिए। देखिए, ये रमन सिंह ने जो जवाबी ट्वीट है वो किया है और अभी भी उनके नाम के आगे लगा है चौकीदार डॉक्टर रमन सिंह। वो लिखते हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जा करते सीना तान, जेल से निकले जमानत पर लेकिन नहीं गया अभिमान, ऐसे बने हैं मुखिया प्रदेश के जो कर्जा लेकर खुश बैठे हैं, नाम बताओ उन नामदार का जो वादे बेचकर सोते हैं। ये आज ही ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट उस ट्वीट के बदले आया है जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी मैडम का नाम नान घोटाले में है आता, जिनके बेटे का विदेश में हो खाता। ये इस तरह का ट्वीट बघेल ने किया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और देखिए, ये अब कविताओं के जरिए से, पहेलियों के जरिए से निशाना साधा जा रहा है। मुकेश जी, मैं माफी चाहता हूं, आवाज चली गई थी सर, लेकिन अब दोबारा आ गई है। मेरा सवाल आपसे वही था सर, आप कहते हैं कार्रवाई करिए कार्रवाई करिए, जब जांच बैठती है आप कहते हैं ये बदलापुर की कार्रवाई है। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार के जांच के विरोध में नहीं है। जांच होगा, कानूनी कार्रवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जनादेश दिया है। आपने जो लोक लुभावने वादे किए थे, शराबबंदी का क्या हुआ? शराबबंदी का क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? नगरीय निकाय के अंदर में टैक्स आधा करने वाले थे, उसका क्या हुआ? अभी आपके पास में बताने के लिए कुछ नहीं है, तो कहीं न कहीं अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई मुद्दा नहीं होने के कारण इस प्रकार की बातें और बदलापुर का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के पास में कोई मुद्दा नहीं है और बताने के लिए कोई काम नहीं है। इन 3 महीनों के अंदर में कानून व्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त हुई है और यहाँ की अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लोगों को देने के लिए इनके पास में तनख्वाह नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इनके पास में बोलने के लिए कोई विषय बचा नहीं है, तो इस प्रकार की बातें आएगी। ठीक, मैं आता हूं सर मुकेश जी आपके पास, सुशील जी आपके पास भी आऊंगा। गंगेश सर, ये जनता के मुद्दों के प्रति गंभीरता, दोषियों को जेल में पहुंचाने की चेतावनी, ये 23 मई के बाद भी इतनी गंभीरता से होगी क्या बातें हैं कि चुनाव निपटा और खत्म कहानी? हाँ, देखिए, अभी तो पूरा मामला पॉलिटिकली दिख रहा है। जनता के बड़े बड़े मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं मैं कि 98% जो पानी है, टैप वाटर सप्लाई है, अनहाइजीन कंडीशन में सप्लाई होता है। ये केंद्र की रिपोर्ट है। कुपोषण की स्थिति सुधरी है, लेकिन आज भी 19 से 20% कुपोषण है। गांव में आवास नहीं है। कुछ दिन 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने केंद्र में एक पत्र लिखा है कि 1 लाख से अधिक मकान बनने थे, लेकिन 27-28 हजार मकान ही बन पाए हैं। ये सब जनता से जुड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे फोकस होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ये मुद्दे अभी फोकस में नहीं आ रहे हैं। अभी पूरी तरह से राजनीति हो रही है, सामने चुनाव है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे बन के रह गए हैं और निश्चित तौर पर चुनाव खत्म होगा तो यहाँ से फोकस हटेगा। अब ये ऐसा मुझे लगता है। ठीक, सुशील जी 30 सेकंड है सर आपके पास। जी जी, हेलो, हाँ सुशील जी बोलिए सर। देखिए, हमने जो वादा किया था जनता से, हमने जो जनता से वादा किया था, उस वादे को हमने पूरा करना तो सरकार बनने के पहले तीसरे घंटे चालू कर दिया था। हमने किसानों से वादा किया था उनका कर्जा माफ करेंगे, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हमने किसानों से वादा किया था 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, हमने धान खरीदी किया। हमने किसानों से वादा नहीं किया था, फिर भी उनकी स्थिति को देखते हुए हमने किसानों का सिंचाई कर माफ किया। आज छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक खपत वाले, जिसमें छत्तीसगढ़ की 75% आबादी कवर होती है, उनके सबके बिजली बिल आधा कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वे किसान जिनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई थी, उद्योग नहीं लगा था, ऐसे टाटा संयंत्र की जमीनें वापस कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विकास का विकास का एक नया युग शुरू हो गया है, निसंदेह और आगे बढ़ेगा। जहां तक शराबबंदी की बात कर रहे थे, इनकी सरकार खुद शराब बेच रही थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी के लिए पहले चरण में 55 से अधिक दुकानों को बंद कर दिया है। और किस प्रकार से शराबबंदी की जाए, चूंकि छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची के बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारी पंचायतें हैं, उनकी अनुशंसाएं मंगा के और शराबबंदी के लिए एक सर्वदलीय कमेटी बनाई गई है। और बहुत जल्दी इसके भी सकारात्मक परिणाम आएंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले
15 वर्ष में राज्य के वित्तीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रखा था, वित्तीय प्रबंधन को बिगाड़ के रखा था। हमें विरासत में 50,000 करोड़ का कर्जा दिया। आज ये बोलते हैं वित्तीय प्रबंधन बिगड़ा हुआ है। ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने ऐसा क्या काम कर दिया? आपने 5 स्टार के लहजे में ऑफिस, 100 से अधिक ऐसे ऑफिस बनाए जहां फिजूल खर्ची की गई। 5 स्टार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सिर्फ बिल्डिंगें बनाना आवश्यक नहीं, आपने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन आज 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद भर्ती हैं, पद खाली है। उनको भरने के लिए 15,000 शिक्षकों के नई भर्तियों की शुरुआत कर दी गई है। 1500 प्रोफेसरों की शुरुआत कर दी गई है। इनका भारतीय जनता पार्टी के विकास और कांग्रेस के विकास में यही बुनियादी फर्क है। हमारा विकास है लोगों को जनोन्मुखी विकास करना, लोगों को प्रगतिशील बनाना। आता हूं सर मैं आपके पास। मुकेश जी, सर आप ही ने पूछा था, बताइए क्या काम किए, तो वो सुशील जी ने चिट्ठा रख दिया है। आप बताइए सर। छत्तीसगढ़ के अंदर में देखिए, जैसे किसान की बात करते हैं, ये हम किसान को उस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, उस स्थिति में पहुंचाने की ओर ले जाना चाहते हैं, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारी सरकार जी हो। मेरा एक छोटा सवाल है सर, बड़ी मोहब्बत से सर मेरा छोटा सवाल है। 15 साल आप थे सर, और कितना वक्त चाहिए आपको सर? किसान आप कहीं पहुंचाना चाहते हैं, बीच में कौन है जो आपकी टांग खींच रहा है? वादा करके ना बोनस दिया ना समर्थन मूल्य दिया। सुशील जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। 40 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था छत्तीसगढ़ के सन 2003 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2018 के अंदर में 1,16,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन यदि हुआ है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सरकार की किसानों के प्रति गंभीर नीति और किसानों के प्रति जवाबदेही के कारण ही हुआ है। 50,000 यहाँ पे पंप थे, जिसको 4.5 लाख पंप दिए गए। भाई ना बोनस दिया, ना बोनस दिया, ना समर्थन मूल्य दिया, किया क्या विधानसभा चुनाव में हो गया, लेकिन यह है कि लोकसभा चुनाव में नए मुद्दे सामने हैं और जनता तय कर लेगी कि आखिर किसके दावों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया गंगेश जी, बहुत शुक्रिया सर, मुकेश जी, सुशीलानंद शुक्ला जी। और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव है, जाहिर बात है पूरे देश में है, तो मुद्दे हर प्रदेश के अलग अलग हो सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे तो हावी रहते हैं, लेकिन बीजेपी जैसे बार बार दोहरा रही है कि इस बार चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद। अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से नक्सलवाद का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, लेकिन नक्सलवाद पर उतनी गंभीरता क्यों नहीं? सवाल इस बात का भी कि नक्सलवाद फिर खत्म कैसे होगा? देश की बाहरी सीमाओं और उन पर सामने खड़े दुश्मनों की चिंता तो है, और दुश्मनों को हम मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जो हमें खोखला कर रहा है दिमाग, उसके लिए कौन काम कर रहा है और उसके लिए कितना काम किया गया, उस पर चर्चा क्यों नहीं है? उस पर खर्चा तो हो रहा है, लेकिन चर्चा क्यों नहीं हो रही? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ का आम आदमी भोला है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। जनता समझदार है, सब देखती है, समझती है, और फिर उसके बाद वोट दबाने जब जाएगी तो बहुत से सवालों के जवाब भी साथ में निकल कर आएंगे।